नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 20 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन, इसके शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में किस देश द्वारा की जा रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि SCO की जो 2023 में बैठक है वह हमारे भारत में की जाएगी। और SCO की बात की जाए तो दोस्तों, इस जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना हुई है 1996 में। और जब दोस्तों 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है तब संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब स्थापना के समय SCO इसका नाम क्या था तो संघाई 5, और 2001 में दोस्तों इसका नाम SCO रखा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय दोस्तों है बीजिंग, चीन में। और SCO के सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं तो 9 सदस्य देश हैं। और नवीनतम देश कौन सा है तो ईरान दोस्तों नवीनतम नवा देश है। भारत और पाकिस्तान इसमें दोस्तों 2017 में शामिल हुए थे। और इसकी दोस्तों 2023 में बैठक तो हमारे भारत में होगी, लेकिन 2022 में जो बैठक हुई है यह समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, ये SCO की बैठक 2023 में भारत में होगी। और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं 2023 में भारत में होने हैं तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2023 में भारत में होगी। और दोस्तों जो ICC का दोस्तों जो वनडे वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप, यह भी दोस्तों 2023 में भारत में ही होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ICC का जो वनडे वर्ल्ड कप है यह 2023 में दोस्तों भारत में ही होना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा जो अभी दोस्तों उड़ीसा में आपका चला है हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप दोस्तों ये 2023 में जो भी है दोस्तों आपको पता होगा उड़ीसा में चल रहा है। इसका भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हॉकी वर्ल्ड कप भी 2023 में उड़ीसा में होगा। उसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप जो था, वनडे वर्ल्ड कप, यह भी दोस्तों 2023 में भारत में ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो G20 की 2023 में बैठक, यह भी दोस्तों भारत में ही होनी है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न बन सकता है। आगे देखिएगा, ये SCO की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों 2022 की अन्य जो महत्वपूर्ण बैठक हैं जैसे G7, इसकी बैठक कहाँ हुई थी तो दोस्तों जर्मनी में हुई थी। G7 की 2022 में बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में। उसके अलावा दोस्तों G20 की 2023 में तो हमारे भारत में होनी है, लेकिन 2022 की बात की जाए तो दोस्तों 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। और दोस्तों बात की जाए ब्रिक्स की, यह बैठक दोस्तों 2022 में कहाँ हुई तो चीन में, ब्रिक्स की बैठक चीन में हुई है। और इसके 2023 की बात की जाए तो कहाँ होगी तो दोस्तों 2023 में ब्रिक्स की बैठक होगी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक की दोस्तों 2022 में बैठक कहाँ हुई है तो कोलंबो श्रीलंका में, कोलंबो श्रीलंका में। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ 2022 के हमने महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं उन पर चर्चा की। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी IT कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो ब्रांड फाइनेंस है इस संस्था के द्वारा वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 या दोस्तों लॉन्च की गई है। और इसमें दोस्तों कौन सी जो शीर्ष 3 IT कंपनी, इसमें भारत की 2 IT कंपनी शामिल हैं, उनका नाम क्या है तो दोस्तों दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वह जो भारत की TCS कंपनी है इसको प्राप्त हुआ है। टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, इसको दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इन्फोसिस का, जो इन्फोसिस है इसको दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। TCS की ब्रांड वैल्यू कितनी है तो दोस्तों $17.2 बिलियन।
और इन्फोसिस की दोस्तों ब्रांड वैल्यू क्या है, तो $13 बिलियन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और 2023 में दोस्तों यह कहाँ मनाया जाएगा, इसकी बैठक कहाँ होगी, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया है 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मिनोचे साफिक इन्हें दोस्तों नियुक्त किया गया है। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा कुछ महीनों पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला जो है अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, उनका नाम क्या था, तो क्लाइडेन गे। इनका नाम भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भाग पूछा गया है, तो आपात जो उपबंध हैं वह संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं। और अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद आपको पता होगी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, और 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। तो दोस्तों जो वित्तीय आपात है भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात की बात किया जाए तो दोस्तों भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है वेलेजली ने पहली सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी, तो दोस्तों जो हैदराबाद है इसके साथ ही वेलेजली ने पहली सहायक संधि की थी। दोस्तों हैदराबाद की बात की जाए तो दोस्तों हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को जो हैदराबाद रियासत थी इसको भारत में मिलाया गया, और किस सन में, तो 1948 में। हाल ही में दोस्तों अभी आपको पता होगा कि जो हैदराबाद है इनके अंतिम नवाब जो थे नवाब मीर बरकत अली खान, नवाब मीर बरकत अली खान, इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ है। और कहाँ निधन हुआ था, तो इनका दोस्तों निधन हुआ था तुर्की में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हैदराबाद के अंतिम 8वें नवाब थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसके द्वारा प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू की गई। तो दोस्तों आपको पता होगा अभी जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी बैठक कहाँ चल रही है, तो दावोस में दोस्तों इसकी बैठक शीतकालीन चल रही है। उसी में दोस्तों जो ये द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन यह दोस्तों पहल शुरू की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसकी दोस्तों बैठक शीतकालीन कहाँ चल रही है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसकी बैठक चल रही है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों स्थापना इसकी हुई है 1971 ईस्वी में, और मुख्यालय है जिनेवा में। दोस्तों जो यह पहल शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या है, तो नेट जीरो उत्सर्जन, जो कार्बन का दोस्तों उत्सर्जन है, कार्बन का उत्सर्जन उसको दोस्तों शून्य करना, और पर्यावरण विनाश रोकना, और दोस्तों जैव विविधता बहाली। तो दोस्तों ध्यान रखिए इसके उद्देश्य हैं। जैव विविधता की बात की जाए तो दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, हाल ही में अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जेसिका आर्डर्न किस देश से संबंधित हैं, तो दोस्तों जो न्यूजीलैंड है इसकी ही महिला प्रधानमंत्री थी जेसिका आर्डर्न। इन्होंने दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों इनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है। यह दोस्तों 2017 से 2023 तक दोस्तों
प्रधानमंत्री रही हैं और किस पार्टी से रही, तो लेबर पार्टी से। इन्होंने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो ध्यान रखिएगा जेसिका आर्डर्न जो हैं यह किस देश की प्रधानमंत्री थी, तो न्यूजीलैंड की। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आकस्मिक निधि का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 267 में। उसके अलावा संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संचित निधि का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 266 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार जितने भी खर्च करती है अपने, वह संचित निधि से करती है। और संचित निधि से दोस्तों पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति जो है वह अनिवार्य है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति जरूरी है, तो संसद की। और जो आकस्मिक निधि है इससे पैसा निकालने के लिए दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हमारे हैं, इनकी अनुमति आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वायसराय के समय हुई, तो दोस्तों जो जेम्स मैकडोनाल्ड हैं, इनकी दोस्तों ये वायसराय थे जब सांप्रदायिक पंचायत जो है इसकी घोषणा की गई। और कब, तो 1932 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में नमस्ते वर्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया, तो दोस्तों जो नमस्ते वर्ड खिलौना ब्रांड है यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया। और यह दोस्तों क्यों लॉन्च किया गया, तो दोस्तों आपको पता होगा, आत्मनिर्भर भारत का दोस्तों जो सपना चल रहा है उसी के तहत ये नमस्ते वर्ड खिलौना ब्रांड जो है हैदराबाद में लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ, तो दोस्तों जो पाइका विद्रोह है यह कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में दोस्तों पाइका विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह यह कहाँ हुआ, तो दोस्तों केरल में मोपला विद्रोह हुआ। ध्यान रखिएगा, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में, और मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ। अगला है प्रश्न दोस्तों, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो शासन के जितने भी कार्य हैं वह अब ऑनलाइन होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ई गवर्नेंस मोड जो है वह उसमें शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और बात की जाए लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है, कब दो यूटी बने, तो 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए यूटी बने हैं। आगे देखिएगा, इसके साथ ही दोस्तों जब ये दोस्तों दोनों यूटी बने तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य। इसमें दोस्तों 15 जो सदस्य हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 जो सदस्य हैं वह राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, तो विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता दोस्तों वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, इसके सदस्य कितने होते हैं, 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों जो नितिन गडकरी जी हैं हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, इनके द्वारा ही जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड है इसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस लघु बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को। दोस्तों जो यह बैंक है इसकी स्थापना के समय इसका नाम क्या था, तो नादर बैंक। जब इसकी 1921 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसका नाम था नादर बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो थूथुकुडी तमिलनाडु में दोस्तों इसका मुख्यालय है। तमिलनाडु में दोस्तों वर्तमान में सीएम कौन है, तो दोस्तों MK स्टालिन जो हैं, MK स्टालिन या दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अभी दोस्तों तमिलनाडु की बात की जाए तो दोस्तों जो DMK पार्टी है इससे संबंधित हैं MK स्टालिन। और इनकी आत्मकथा की बात की जाए तो दोस्तों MK स्टालिन की आत्मकथा है
ओंगलिंग ओरुवन। ओंगलिंग ओरुवन जो है दोस्तों, क्या इनकी आत्मकथा है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था। तो दोस्तों नीलमणि फुकन जी हैं, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध था असम राज्य से। आपको पता होगा नीलमणि फुकन दोस्तों, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे दिया गया था, तो दामोदर मौजा को। दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन जी को दिया गया था और 57वां 2022 का दामोदर मौजा को। तो दोस्तों जो नीलमणि फुकन जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया और यह किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला ने दोस्तों संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों इनका नाम जरूर ध्यान रखें। हाशिम अमला किस देश के क्रिकेटर हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।